Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You Student। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, स्पेशली 11th के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 11th के स्टूडेंट के लिए मैं लाया हूं एक जैकपॉट का मतलब कि आपके जो डाउट्स हैं कि सर इतने सारे जो हमारा टाइम था उसमें सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया और हमें अब समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे सिलेबस में कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ें। रेगुलर स्कूल से इंटरेक्शन हमारा बन नहीं पा रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है किन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ें, किन टॉपिक से आता है, किन टॉपिक से कम आता है। तो सारा कुछ जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आज के सेशन के बाद, और आज के सेशन के बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और कैसे पढ़ के आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज, चैप्टर के पर टॉपिक वाइज और टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, किनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, किनको कम टाइम देना है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आज के सेशन में। और आज के सेशन के बाद आप नोटबुक उठा लीजिए या अपनी एनसीईआरटी उठा लीजिए और उसमें टिक करते चले जाइए और ये ही पढ़ेंगे तो गारंटीड 100% सक्सेस आपकी गारंटीड है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पर चैप्टर पर टॉपिक वाइज कि किस चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कितने मार्क्स का किस टॉपिक से आता है। उसके बाद पर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट अगर हम करते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। एक नंबर से क्वेश्चन आपको आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको 2 से 3 डिजिट मिल जाएंगे और आपसे कहेगा कि इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको 1 या 2 नंबर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल मिलेगा मोल्स बेस्ड पर। बेसिकली ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मोल्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकता है। वो बेसिकली कौन सा होता है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पर होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड कराता है और कई बार आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कराता है, जो कि बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है, चार्ट बेस पर होता है, चार्ट बनाकर आप उसको कर सकते हैं। वहीं पर आपका एक मोलैरिटी और मोलैलिटी वाला क्वेश्चन भी आता है और आपकी मोलैलिटी और मोलैरिटी वाले क्वेश्चन बेसिकली आपको ज़्यादा जो करने हैं वो आपको कौन से करने हैं, पिंक वाले। वो जो अंदर आप चैप्टर एनसीईआरटी उठाते हो तो एनसीईआरटी में जो पिंक कलर से सॉल्व्ड न्यूमेरिकल हैं, मोलैलिटी वाला मैक्सिमम केसेस में तो सॉल्व न्यूमेरिकल ही देते हैं टीचर्स। तो आप मोलैलिटी में जो सॉल्व न्यूमेरिकल हैं वो जरूर करें और उससे बेस जो भी न्यूमेरिकल्स हैं 2-4 और वो भी आप कर लें तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी अगर इंपेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं आता है तो कई बार टीचर लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन दे देता है, अदरवाइज इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो हम अगर इन 3 से 4 टॉपिक्स को यहाँ से कर लेते हैं तो हमारे 3 से 4 नंबर यहाँ पर ऑलरेडी पक्के हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में तो आप इतना भी कर लेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। फिर बारी आती है चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर और मास नंबर, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th क्लास का टॉपिक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कवर। उसके बाद वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल बेस, यानी यहाँ पर एक बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आते हैं जो कि इस फॉर्मूले पर आते हैं, क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू hc/λ। तो कई बार आपको फ्रीक्वेंसी देकर मतलब फ्रीक्वेंसी पूछता है, लैम्डा देकर फ्रीक्वेंसी पूछता है, और कई बार लैम्डा पूछता है फ्रीक्वेंसी को देकर। तो ये बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आते हैं, तो वाले न्यूमेरिकल्स आपको कर लेने हैं। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कई बार आपसे पूछता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर न्यूमेरिकल भी इस पर कई बार पूछ लिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बच्चों, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, तो दैट इज प्रिंसिपल। तो इस चैप्टर में 4 हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आफ्बा प्रिंसिपल है, हंट्स है, पॉली है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये प्रिंसिपल जरूर करना है। और इसके साथ साथ इस पर न्यूमेरिकल की भी पूरी चांस होते हैं। अगर 1 नंबर में पूछेगा तो केवल क्या पूछेगा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अगर 3 नंबर में क्वेश्चन देगा तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ कोई न्यूमेरिकल लगा देगा इसी की प्रॉब्लम पर, हेजनबर्ग वाले फॉर्मूला पर। तो ये आपको बहुत यानी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप इस वाले पार्ट को। अगर इस लॉ में अगर प्रिंसिपल की बात करूं तो दूसरा प्रिंसिपल जो इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, वो नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है आपका आफ्बा प्रिंसिपल। तो वैसे तो पॉली और हंट्स भी हैं, बहुत कम चांस होते हैं पॉली और हंट्स के, आप चारों प्रिंसिपल पढ़ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ना है वो ये, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो टाइम देना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का रहता है बच्चों, वो रहता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये दो टॉपिक्स आप समझ लीजिए, इनको तो रट्टा मारना है अगर इस चैप्टर से कुछ गेन करना है तो। उसके बाद बारी आती है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता है 1s2 2s2 2p6। जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, चार्ज वाले स्पीशी देता है। और चार्ज वाली स्पीशी में भी कौन से जो एक्सेप्शनल है, जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। तो एक्सेप्शनल वाले कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल सिचुएशन में भी और उन पर चार्ज की वाली कंडीशन में भी क्या हो सकता है, 1 चार्ज 2 चार्ज 2 प्लस 1 प्लस करके ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो इन शॉर्ट अगर ये छोटे छोटे टॉपिक आप यहाँ कर लेते हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं करते, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इन दोनों चैप्टर से बाहर कुछ नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का बेस ये टॉपिक्स होते हैं और मैक्सिमम पेपर्स में इन चैप्टर से यही टॉपिक्स आते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहला पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस, पी, डी एंड एफ। यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको चारों ब्लॉक्स का अच्छे से लिखना आना चाहिए। बेसिकली बच्चे एस और पी का तो बहुत अच्छे से लिख देते हैं, लेकिन डी और एफ में प्रॉब्लम होती है, तो आपको डी और एफ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला इस चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइंड फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें एस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। एक नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आपको कोई भी एलिमेंट दे देगा, आपसे कहेगा z इज इक्वल टू 25, 24, 23, वो उसका पीरियड बताइए और उसका ग्रुप बताइए और साथ में उसका ब्लॉक भी बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई भी एटॉमिक नंबर देके आपको पूछेगा कि इस एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट का पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है और ब्लॉक क्या है। तो वो आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, मैंने वीडियो में भी कवर किया गया है और इसकी ट्रिक भी समझा रखी है। तो आप वहाँ भी ट्रिकी वे में कैसे पीरियड को फाइंड करते हैं, ग्रुप को फाइंड करते हैं, आप वहाँ भी सीख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रेडियस कई बार 3 मॉलिक्यूल दे देता है, कहता है किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, किसकी रेडियस कम होगी। तो आपको पता है वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होती है, उसके बाद मेटेलिक या आयोनिक रेडियस होती है। तो यहाँ से भी कई बार बहुत रेयर पूछता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, विद एग्जाम्पल पूछी जाती है। तो आप ये डेफिनेशंस कर लेना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कोई भी 2 एलिमेंट देगा, कहेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम होती है और नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, जबकि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन की कम हो जाती है। क्यों? तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन भी है और इस तरीके का क्वेश्चन भी है। तो आपको ध्यान होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस लगता है यहाँ पे, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो फिर इसकी कम हो जाती है और इसकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको देखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप 9-10 से पढ़ते आए हैं, कई बार मॉडर्न पीरियोडिक लॉ 1 नंबर का पूछ लेते हैं, तो ये करना है आपको। इसके बाद ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 90% पूछा जाता है कि व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम व्हाइल एनायन आर लार्जर देयर पेरेंट एटम। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को से बहुत जरूर करना है। उसके बाद व्हाट इज कॉमन इन दैम, यानी 2 स्पीशीज दे देगा, जैसे आपसे कह देगा C4 नेगेटिव और आपसे कह देगा कि भाई नियॉन में क्या कॉमन है। तो आप देखें इसमें इलेक्ट्रॉन कॉमन है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक टाइप का कुछ मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से। और एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, व्हाई एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, किसी ग्रुप में सारे एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखने का रीजन क्या है। तो वहां क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होता है। तो होप सो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इसमें करना है, एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला, एक आपको ये करना है कि पीरियड ब्लॉक का ग्रुप फाइंड करने का, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी ज़्यादा इसकी कम, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई कैटायन आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा आसान सा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में बात करें तो 1 नंबर में कॉजल लुईस अप्रोच आती है। कॉजल लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहता है वो, तो आपसे कह देगा बोरोन की कॉजल लुईस बताइए, तो जो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, दिस इज द कॉजल लुईस। तो कॉजल लुईस में 1 नंबर में कई बार पूछ लेता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें इस चैप्टर से आती है, दैट इज
ऑक्टेट रूल और इसकी लिमिटेशंस, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर पेपर में मिलता है, दुनिया का चाहे कोई सी स्कूल का पेपर हो, ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट जो होता है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम। जैसे आपसे कहेगा N2 का एनर्जी डायग्राम बनाइए, ठीक है, तो आपने एनर्जी डायग्राम बनाना सीखा होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका नेचर बताइए, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे एनर्जी डायग्राम जरूर आता है, तो आप N2 का एनर्जी डायग्राम बनाना जरूर सीखें इसका, और ठीक है, और O2 का, और इनका जरूर आता है, या तो N2 या O2। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑक्टेट रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार डेफिनेशन में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, तो हाइब्रिडाइजेशन करके जाएं। वेस्पर थ्योरी से आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आप यहां से क्वेश्चन आता है कि आपको 4 मॉलिक्यूल दे देगा, CH4 PCl5 समथिंग कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल दे देगा, और कहेगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इनकी शेप बताइए। तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल, इसकी ट्रायगोनल बायपिरामिडल, इसकी शेप बता दीजिए, है ना, ट्रायगोनल प्लानर। तो वेस्पर थ्योरी के बेस पर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, शेप्स वाला। तो शेप्स वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद छोटा सा 1 नंबर में कई बार आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, FON से जुड़ी हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कर ही लेंगे। रेजोनेंस कई बार पूछ लेता है रेयर केस में, तो रेजोनेंस के लिए आपको ये 4 मॉलिक्यूल्स कार्बोनेट, NO2 SO3 और O3 इनकी प्रैक्टिस कर लेना रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए, और ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखना है, ऑक्टेट रूल नहीं छोड़ना है, और मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम MOT N2 और O2 का बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये सारे टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी इसमें बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 की। देखिए आप इसको, फिर 5 और 6 देखते हैं। देखिए आप इसको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हमें क्या क्या कवर करना है इस सेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। लास्ट चैप्टर हमने 4th करा था, तो 4th चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आता है कि वाई PCl5 में, ठीक है, इक्विटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी में, है एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड वाला। तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत क्वेश्चन आता है एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड में कैसे, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटता है, क्या है। तो वो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ मिल जाएगी। कई बार यहाँ से चैप्टर नंबर 4 की बात हो रही है तो आपको इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल दे देगा और आपसे कहेगा भाई बताइए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके एनसीईआरटी में है। और एक डायपोल मोमेंट से बहुत कुछ पूछा जाने वाला चैप्टर नंबर 4 से जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से, वो है NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है और क्यों। तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करना है। सिग्मा पाई बॉन्ड में डिफरेंस के साथ साथ मॉलिक्यूल में सिग्मा पॉइंट पाई और पाई सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं वो आपको देखना है। और ये PCl5 वाला क्वेश्चन, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड वाला क्वेश्चन जरूर करना है। तो ये चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ कवर कर लिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात आती है, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और न्यूमेरिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ न्यूमेरिकल भी आते हैं। लेकिन थ्योरी क्या क्या करनी है, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, ये तीनों लॉज एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो तीनों लॉज बहुत आसान है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टेम्परेचर, इस तरीके से बहुत आसान है। तो तीनों लॉज, क्योंकि इन लॉज को अगर 1 नंबर में क्वेश्चन देता है तो लॉ देता है, लेकिन 3 नंबर में क्वेश्चन देता है तो बॉयल्स लॉ देने के बाद एक न्यूमेरिकल साथ में लगा देता है और 3 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। तो न्यूमेरिकल इन पर बहुत आसान होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो बहुत आसान होता है। तो लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत ईजिली बन जाता है। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव होती है, तीनों इक्वेशन की हेल्प से होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करना आपको आना चाहिए। साथ कई बार डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पूछ लेता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लेकिन इसमें कई बार बहुत ज्यादा जो पूछता है उसकी एप्लीकेशन क्या है इसकी, एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन क्या होता है ये आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रियल गैस इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो रियल गैस इक्वेशन का एक्सप्रेशन, रियल गैस इक्वेशन में यूनिट ऑफ ए और यूनिट ऑफ बी और यूनिट ऑफ ए और बी के सिग्निफिकेंस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक तो ये नहीं छोड़ना है, एक ये नहीं छोड़ना और एक ये वाला पार्ट नहीं छोड़ना है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एक एक नंबर में कई बार डेफिनेशन पूछता है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इससे न्यूमेरिकल आएगा और इस न्यूमेरिकल PV इज इक्वल टू nRT पे होगा या बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पर होगा, तो बहुत ईजी हो जाता है न्यूमेरिकल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो थ्योरी वाले पार्ट में आप इसको बस इतना सा कवर कर लें तो आपका चैप्टर नंबर 5 कवर हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6
थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जांपल देके आपसे कहता है कि बताइए इनमें कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके साथ आपको हैज लो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से भी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें हैज लो जरूर पढ़ना, और बहुत 99% आपको हैज लॉज आपके एग्जाम में मिल जाएगा। इंटेंसिव एक्सटेंसिव से प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपको बहुत मिलता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, वैसे तो हमारी केमिस्ट्री में डिराइव करने के लिए बहुत कम आता है, लेकिन यहाँ से ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, इसको डिराइव कीजिए तो इसका डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो बहुत बड़ा आसान है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो आप डायरेक्ट पढ़ लें, ठीक है। एंट्रोपी की छोटी सी डेफिनेशन, गिब्स फ्री एनर्जी कई बार डेफिनेशन में पूछता है, और ये वाला स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया, ये आपको पता होने चाहिए कि स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन कब होती है, डेल जी की वैल्यू 0 होती है तब होती है, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, किन कंडीशंस में होती है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, हैज लो, रिलेशनशिप बिटवीन दिस, और ये 4 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो थ्योरी में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है थर्मोडायनेमिक्स से। अब बारी आती है थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल किस तरीके का आता है, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी वाले आते हैं, तो ये वाले इस फॉर्मूले पर जो भी न्यूमेरिकल है वो जरूर आपको करना है, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में से है जो आपको जरूर करना है। उसके बाद बारी आती है इक्विलिब्रियम चैप्टर, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बच्चों को आप लोगों को डर लगता है क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट आता है इसमें से भी, लेकिन इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चंस आपको करने हैं वो कहाँ से करने हैं, तो थ्योरी में आपको सबसे पहले ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ना है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ने हैं, कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, है ना, कि तब रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, आपने अभी एग्जाम दिए होंगे तो उसमें जरूर आया होगा क्वेश्चन, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर बनाने वाला, कि इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, तो ये आपको जरूर करना है। ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लें। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो ल्यूइस एसिड, जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो बेस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा पढ़ लें आप कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये वो थ्योरी के पॉइंट हैं जो आपको यहाँ कवर करने हैं। थोड़ा सा हम कहें तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूमेरिकल में आपको जो आएगा एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम, है ना, एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी को कोई रिएक्शन आपको दे देगा, आपसे कहेगा N2 हमारे पास है, 3H2 हमारे पास है, इसके लिए एक्सप्रेशन दीजिए, इसके लिए केसी के लिए एक्सप्रेशन दीजिए, तो क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जैसे आप करते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इस तरीके का आपको आना चाहिए, ये एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। तो इस पर 1 से 2 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से मतलब ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए आ जाता है। उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल जो यहाँ पर आएगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो केसी और केपी वाले, यानी न्यूमेरिकल में आपको केसी की वैल्यू दे देगा, केपी की वैल्यू फाइंड कराएगा, और केपी की वैल्यू दे देगा, कई बार केसी की वैल्यू फाइंड कराएगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको नहीं छोड़ने हैं, और ये कुछ टॉपिक्स इक्विलिब्रियम से बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, ली चैटलियर प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट, और एक आपका बफर सॉल्यूशन, ये 4 टॉपिक आपको जरूर करने हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस फिनोमिना से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लिया है कि फर्स्ट बुक में खास हम क्या पढ़ें। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड बुक। देखिए आपको सेकेंड बुक देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में तो फिक्स फिनोमिना है कि जो आना है वही चीज़ें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रिडॉक्स रिएक्शन में कि जो क्वेश्चन आता ही आता है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको किसी भी तरह, जैसे H2SO4 आपको दे देगा और कहेगा अंडरलाइन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो आपको निकालना आना चाहिए। अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार गड़बड़ कर देता है टीचर या एग्जामिनर कि आपको परऑक्साइड दे देता है Cr2O5 या H2SO5, तो आपको ध्यान रखना है परऑक्साइड में ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा, यानी टू मच इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। उसके बाद कभी कभी बहुत रेयर पूछा जाता है तो स्टॉक नोटेशन पूछ लेता है कि किसी मॉलिक्यूल की स्टॉक नोटेशन क्या होती है। तो स्टॉक नोटेशन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको अगर हम
किस में, रोमन नंबर में लिख दे तो वो स्टॉक नोटेशन होता है, हालांकि ये कम आता है लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में कोई सी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पूछता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल और डिसप्रोपोर्शनेशन की डेफिनेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा करनी है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद बच्चों बैलेंसिंग जरूर आएगी इस चैप्टर से, क्योंकि ये इस चैप्टर की बैलेंसिंग 12th में भी काम आती है, तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, दोनों मेथड से आनी चाहिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंसिंग आपको करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। और इससे ज़्यादा आगे छोटा सा सेल का पार्ट है, तो सेल में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जाता है सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो वो सर्किट को न्यूट्रल बनाता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। तो छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर जरूर आएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जरूर आएगी और आपकी बैलेंसिंग जरूर आएगी। ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो आपका रिडॉक्स पक्का और आपके 4 से 5 नंबर पुक्के हो गए। इसके बाद बारी आती है हाइड्रोजन चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक। तो यहां पर आपको आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, तीनों आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं आपको पता है, एक रेडियो एक्टिव होता है लास्ट वाला। यहां पर प्रिपरेशन पूछ लेता है, सिन गैस का प्रिपरेशन क्या होता है, वाटर गैस शिफ्टिंग इक्वेशन क्या होती है, तो ये जरूर आपको करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स 3 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हाइड्राइड्स को आपको बहुत करना है। उसके बाद हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और हार्ड वाटर में परमानेंट हार्डनेस क्या होती है और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, यानी ये तीनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कई बार ऑटो प्रोटोलाइसिस क्या होता है, कि जब वाटर खुद ही प्रोटोलाइज हो जाता है, यानी H2H2 से रिएक्ट करके एसिड बेस दोनों की तरह काम करता है, तो वो ऑटो प्रोटोलाइसिस होता है, ये पूछ लिया जाता है। और कई बार डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या होता है, और एक क्वेश्चन है कि डीमिनरलाइज्ड वाटर कब यूज किया जाता है, मतलब यूज पीने लायक होता है या नहीं होता है, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो ये छोटे से टॉपिक हैं, अगर आप इसको कर लेते तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स, हाइड्राइड्स, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, सिन गैस, वाटर गैस की छोटी छोटी सी डेफिनेशंस, और आपका ऑटो प्रोटोलाइसिस और डीमिनरलाइज्ड वाटर को आपको देखना है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, 100% इसमें से आना है। उसके बाद बारी आती है एस ब्लॉक, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। कंपाउंड्स यहाँ पहले आते थे, इस सेशन के लिए कंपाउंड्स कट चुके हैं, तो कंपाउंड्स जब कट चुके हैं तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ना कंपेरेटिव क्वेश्चन आते हैं कि सोडियम पोटेशियम से लेस रिएक्टिव क्यों है, वाई, रीजन बताइए। सोडियम को पैराफिन, मतलब सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्यों, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्या आता है कि 3 से 4 मॉलिक्यूल दे देगा, जैसे आपसे कहेगा कि हमारे पास सोडियम का कार्बोनेट है, हमारे पास लिथियम का कार्बोनेट है, हमारे पास किसी और चीज़ का कार्बोनेट है ना, पोटेशियम का कार्बोनेट है, इनको अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बताइए, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बताइए इनकी, थर्मल स्टेबिलिटी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और आपको यहाँ से जो पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, रीजन ऑफ एनामिलस बिहेवियर, कि हर ग्रुप का पहला एलिमेंट एनामिलस बिहेवियर क्यों दिखाता है, तो स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद इसी तरीके से नाइट्रेट्स और कार्बोनेट से पूछता है कि 3-4 मॉलिक्यूल, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के नाइट्रेट दे देगा, आपसे कहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बताइए, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बताइए। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले आपको जरूर करने हैं, और बेसिक थ्योरी क्वेश्चन होता है, तो इन शॉर्ट आप इसको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लें तो एस ब्लॉक हमारा कवर हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, एस ब्लॉक से आगे हम पी ब्लॉक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ऑर्गेनिक में क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं, वो डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले से देखिए डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक को, कैसे पी ब्लॉक से क्वेश्चन कैसे आता है। तो पी ब्लॉक बेसिकली हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, आपको केवल और केवल एनसीईआरटी को कवर करना है, लेकिन फिर भी पी ब्लॉक में जो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो कौन से हैं, तो 11.8 क्वेश्चन नंबर 11.8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11.22 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11.29 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको जरूर पढ़ना है, और लास्ट में छोटा सा टॉपिक एलोट्रॉपी और कैटिनेशन आपको थ्योरी से जरूर पढ़ना है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पी ब्लॉक तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कहाँ पर, तो वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो मिलता है सिग्मा पाई बॉन्ड मिलता है, कि सिग्मा पाई बॉन्ड का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल देगा, आपसे कहेगा इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो वो आप कर सकते हो, वो बहुत ईजी होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 सिग्मा 1 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ sp2, 4 सिग्मा होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके से निकल जाता है, तो बहुत आसान होता है। वहाँ से एक क्वेश्चन आपका नोमेनक्लेचर, 1 से 2 क्वेश्चन, IUPAC
नोमेनक्लेचर आता है यानी IUPAC से क्वेश्चन आता है तो वो आपको करना होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर से आएगा दैट इज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, और उसके एग्जांपल्स आप जरूर याद करना, ये क्वेश्चन तो रखा मिलेगा, गारंटी ले रहा हूं मैं। इसके बाद आपको जो अगला टॉपिक कवर करना है वो है इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा कवर करना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जरूर आती हैं यहाँ से, और बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कार्बोनेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर आपको पढ़नी है। उसके बाद छोटा सा हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा बहुत देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रोमेटोग्राफी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, अगर आप ये करते हैं तो पूरा चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन आता है जो कि एक लेंथी चैप्टर है और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोकार्बन में 3 पार्ट हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो यहाँ पर नेम रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं एल्केन्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो एल्केन्स में आइसोमर्स आपको पढ़ने हैं, आपने 10th में भी पढ़े हैं तो आइसोमर्स थोड़ा से पढ़ लेंगे। नेम रिएक्शन में जो रिएक्शंस आपको नहीं छोड़नी है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन आपको करनी है और साथ साथ इसका मैकेनिज्म भी करना है, तो इसका मैकेनिज्म आपको नहीं छोड़ना है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का। वुड्स रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आपकी कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। तो एल्केन्स में 4 नेम रिएक्शन आपको जरूर करनी है और इन चारों में से एक नेम रिएक्शन आपको जरूर मिल जाएगी। इसके बाद बारी आती है बच्चों एल्कीन्स में। तो एल्कीन्स के प्रिपरेशन में तो आप थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे। इसके बाद एल्कीन्स में जो आपको 4 नेम रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट करनी है वो है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के बाद है आपका डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्कीन से। तो यहाँ से तो आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, तो ये जरूर करना है। इसके बाद आपकी बारी आती है यहाँ पर मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल आपको पढ़ना है। थोड़ी बहुत कई बार आ जाती है ओजोनोलिसिस, तो ये भी आपको रिएक्शन करनी है। तो इन शॉर्ट एल्कीन में भी आपको ज़्यादा नहीं 4 रिएक्शन करनी है, बीटा एलिमिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको देखना है और उसके बाद ओजोनोलिसिस, और आपको एल्कीन में कुछ छेड़ना ही नहीं है, आप इतना कर लो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। उसके बाद बारी आती है एल्काइंस में। तो एल्काइंस में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस को आपको डिस्कस करना है और सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है दैट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपको जरूर करनी है। फिर उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड, हकल रूल क्या होता है, हकल रूल आपको जरूर करना है, एरोमेटिक कंपाउंड आपको जरूर देखने हैं, और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आपको जरूर देखनी है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर यहाँ से एरोमेटिक कंपाउंड से कोई क्वेश्चन आता है, कोई रिएक्शन आती है, तो दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट 2 तरीके की होती है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, दोनों आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लास्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर जो है आपका वो तो आपको इस सेशन के लिए तो कट गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो लास्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं है, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ईजी चैप्टर है। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी और आपने कर ली होंगी। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लास्ट में बैक साइड में कन्वर्जन्स दिए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन है कन्वर्जन्स के, तो उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है कन्वर्जन का, तो आप कन्वर्जन भी जरूर कर लें। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। खास टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हर चैप्टर की जान वाले टॉपिक थे, जो कहते हैं ना कि ये बेस है चैप्टर का, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, उसके हिसाब से आपसे स्टडी को आगे बढ़ाना है और जल्दी से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आप कितने अच्छे मार्क्स लाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।